तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज इस वीडियो में ना मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो स्पेशल इसीलिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि मेरी तरह दूसरे फौजी भाई ऐसी गलतियां ना करें। ये मेरा पर्सनल केस है और आपके साथ शेयर करूंगा। अभी अभी मैंने ये गलती सुधारा है। मुद्दा यह है कि क्या हमें अपनी मेहनत के पैसों से इमोशंस में आके अपना घर खरीदना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल स्ट्रांग बनना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें पहले हमें भी नहीं पता है। मैं आप लोगों में से ही आया हुआ एक व्यक्ति हूं, लेकिन जैसे जैसे दुनिया देखी, फाइनेंशियल एडवाइजर बने, फाइनेंस का नॉलेज लिया, हजारों लोगों से मिले, तब अपनी गलतियां अपने को समझ में आती है। प्रश्न यह है कि क्या ऑन सर्विस रहते हुए हमको अपना घर खरीदना चाहिए या फिर रिटायरमेंट होके खरीदना चाहिए। अगर हम घर खरीद रहे हैं तो क्या उसके ऊपर लोन लेना चाहिए या विदाउट लोन पूरे कैश में पैसा हमको देना चाहिए। किस तरह की मिस्टेक हम लोग करते हैं ना, ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कितनी भारी गलती या कितनी भारी बेवकूफ़ी हम लोग करते हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग जो डिसीजन लेते हैं उसमें। आप भी अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हैं ना, तो स्कैनर आपको दिख रहा है, 499 रुपीज़ पेड करके दिए हुए नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आएगा और आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग हम बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हुआ यह है, जैसे कि आम फौजी भाइयों के साथ होता है वैसा भी मेरे साथ भी हुआ। सर्विस के उस स्टेज में था जब कुछ सालों के बाद में मुझे रिटायरमेंट लेना था और ये चीज समझ में आई कि मैं कहीं ना कहीं तो गलती कर रहा हूँ। उसी समय पे गांव में मेरे गांव में जो पैतृक गांव है वहां पर हमने घर बनाया था। काफी सारा बजट उसमें यूज किया था। लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर अगर मैं गांव में पैसा डालता हूँ तो आने वाला फ्यूचर मेरा डिसाइडेड नहीं है। इस गांव में मुझे आगे चल के कोई नौकरी या मेरी जो फ्यूचर है, मेरा भविष्य यहाँ पर बनने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया, सडनली घर तो बना लिया लेकिन उसके ऊपर प्लास्टर नहीं किया था। मैं खुलेआम बता रहा हूँ, प्लास्टर नहीं किया। उस प्लास्टर के जो पैसे बचने वाले थे, उसी पैसों को जाके अहमदाबाद में मैंने एक फ्लैट बुक करा लिया, डाउन पेमेंट भर दिया उसका। अब सीधी सी बात है, गांव का जो मकान था ना, वो काफी सालों तक विदाउट प्लास्टर मैंने रखा। काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार एक फौजी का घर ऐसे कैसे लगेगा, लेकिन समाज की या दुनिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन करेक्ट लीजिए। अब जो प्लास्टर का पैसा बचा था, वही पैसा मैंने डाउन पेमेंट भर दिया, अहमदाबाद में एक फ्लैट खरीद लिया। और तभी मैंने ये सोचा था कि अहमदाबाद एक मेट्रो सिटी है, मैं रिटायर्ड होऊंगा तो मेरे लिए वहां पर कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मैं सेट हो जाऊंगा और मेरा घर भी होगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। अब उस जगह पे मैंने डाउन पेमेंट भरा था जहां पर बिल्डिंग का काम अभी शुरू हुआ था, मतलब अभी तो नींव लग रही थी, कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा था, आसपास में कोई नहीं था। तो दिमाग में ये वाला ख्याल भी था कि अगर यहाँ पर मैं मकान बुक कराऊंगा तो आने वाले समय में यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा और मेरी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का पूरा बेनिफिट मुझे मिलेगा, पूरा भाव इसमें बढ़ेगा। सभी के दिमाग में यही होता है। अब फौजी आदमी के पास समस्या क्या है कि हमारे पास इतना बड़ा अमाउंट तो कैश में होता नहीं है कभी। तो समथिंग 3 लाख रुपया मैंने डाउन पेमेंट भरा था और बाकी का जो पैसा है मैंने लोन ले लिया। अभी ओन सर्विस थी तो लोन लेने की हिम्मत कर ली, गलती कर ली। अब जब मैंने बुक कराया उसके बाद में लोन के इंस्टॉलमेंट तो शुरू हो गए, लेकिन फ्लैट जब तक रेडी होके पोजीशन मुझे मिला तब तक 3 साल निकल गए। और जब रेडी होके पोजीशन मिला तो मैं रिटायरमेंट के स्टेज पे आ गया था। लेकिन रेंटल इनकम मेरी शुरू हुई 3 साल के बाद में। अब इसका पूरा डाटा मैं आपको दिखाता हूं और सारी चीजें आपको समझाऊंगा कि कहाँ मिस्टेक हुई है। देखो, मैंने भी यही सोचा था कि अहमदाबाद में जाके उस मकान में रहूंगा और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी वहां पर मिल जाएगी। लेकिन किस्मत से, नसीब से, भाग्य से आप समझो कि वहां पर मेरे लिए कभी फ्यूचर बना ही नहीं। मैं हमेशा दूसरी सिटियों में मेरा फ्यूचर बना। अपने खुद के मकान में एक दिन के लिए भी मैं रहने के लिए नहीं जा पाया। तो सबसे बड़ा मिस्टेक में जो सभी फौजी भाइयों को बताता हूं कि कभी भी ऑन सर्विस मकान मत खरीदो, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद में आपका फ्यूचर कहाँ बनेगा पता नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में भी आप लग गए तो आपकी पोस्टिंग दर बदर बदलती रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा रहे हो तो बदलते रहोगे और अच्छा बिजनेस कर रहे हो तब भी आपके पास चैलेंज रहेगी। जिस व्यक्ति के पास यह चीज कंफर्म है, मान लीजिए कोई लंबी सर्विस करके आ रहे हैं, सूबेदार बन के, सूबेदार मेजर बन के आ रहे हैं, उनको कंफर्म है कि मेरी एज भी खत्म हो गई है और मेरा जहां पर वतन है, उस जगह पे जहां मैंने घर बनाया है, उस जगह पे मेरे लिए आगे का फ्यूचर है। मैं बिजनेस करूंगा या नौकरी करूंगा, जो भी है,
ये चीज अगर आपको कंफर्म है तो ही उस जगह पे आप मकान बनाइए, अदरवाइज मकान मत बनाइए, तसल्ली रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, बाद में जाके मकान बनाइए। अब आते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेशन के ऊपर। लोगों को ये लगता है कि जब मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो उसमें मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है। ये एक भ्रम है हमारे पास। तो ये कैसे होता है, कितना मुझे इसमें प्रॉफिट मिला, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। देखिए, प्रॉपर्टी जो मैंने फ्लैट लिया था 15,48,000 रुपए में लिया था। कब लिया था? 2013 में। और रजिस्ट्रेशन अमाउंट वगैरह सब मिला के 10% मिला के ये बन गया मेरा इसके ऊपर 17,02,000 रुपया। आप स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहे हैं। इसके ऊपर मैंने होम लोन लिया था 12 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट रेट जो उस समय पे था 9% का इंटरेस्ट रेट था, और लोन का जो टेन्योर रखा था वो रखा था 20 साल का। इस हिसाब से अभी मैंने प्रॉपर्टी बेचा है पिछले महीने में, और जुलाई में अभी इस महीने में क्लोज हो रहा है। तो जितना लोन बाकी था वो भी मैंने पेड कर दिया 2026 में। अब प्रॉपर्टी तो खरीदा था 2013 में, लेकिन जब मुझे पोजीशन मिला तो 2017 हो गया, और तब मेरा रेंट वहां से आना शुरू हुआ। वो रेंट अगर मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले 6,000 से शुरू हुआ था प्रति महीना, और लास्ट में 9,000 तक रेंट पहुंचा था। एवरेज में उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो हर महीने का रेंट मुझे 6,500 रुपया मिला था। अब इन चीजों को अगर हम कैलकुलेट करें, अभी मैंने जो ये फ्लैट बेचा है वो सिर्फ 28 लाख रुपए में बेचा है। लोगों को लगता है कि मैं फ्लैट खरीद के या मकान खरीद के करोड़पति बन जाऊंगा। 28 लाख में भी बड़ी मुश्किल से मैंने बेचा है। पिछले 1 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ इसको बेचने के लिए। काफी सारे वीडियोस में भी मैंने बताया था कि मुझे अहमदाबाद में फ्लैट बेचना है, जिसको ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदने का शौक है वो आ जाओ, और फौजी भाइयों को सस्ते रेट में मैं दे दूंगा। ये भी मैंने ऑफर किया था, फिर भी ये 28 लाख में अभी बिका है। अब इसका देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन बनता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लोन की जो ईएमआई जारी थी मंथली 10,797 रुपये तकरीबन जारी थी। टोटल ईएमआई मैंने 16,84,000 रुपया पेड कर दिया। देखिए, 15,48,000 रुपये का फ्लैट था, उसके ऊपर ईएमआई मैंने 16,84,000 रुपया पेड कर दिया। आउटस्टैंडिंग लोन भी भरपाई कर दिया। ये सब कुछ हिसाब लगाने के बाद में, और इसके ऊपर मैं ये भी कैलकुलेट करता हूं कि मुझे जो रेंटल इनकम मिला था, ये रेंटल इनकम कम से कम मुझे 7,41,000 रुपया मिल गया। हालांकि ये कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां से रेंट मिल रहा है तो आप दूसरी जगह रेंट भर भी रहे हो। अंत में क्या हुआ, इसका सीएजीआर कितना बना ये देखिए। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन सीएजीआर अप्रोक्सीमेटली लोन का ब्याज माइनस करने के बाद में हर साल का सिर्फ 3.95% का ग्रोथ मिला मुझे। जबकि होल्डिंग कितना किया, तकरीबन 13 साल से उस चीज को मैं होल्ड कर रहा हूं, कुछ भी नहीं मिल पाया। और इसमें अगर रेंट का भी इंक्लूड हम कर दें तो मुझे 5.8% से 6% तक का सीएजीआर मिल पाया। तो इस पूरे वीडियो में पूरे कैलकुलेशन के साथ में मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी में जब हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, और हम ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी ले लूंगा, लोन के थ्रू ले लूंगा, और वहां से जो ब्याज आएगा उससे मैं ईएमआई भर दूंगा, और मेरा प्रॉपर्टी जो है करोड़ों का बन जाएगा, लाखों का बन जाएगा। हकीकत में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी जिस जगह पे ली है वो आपका बिजनेस तो है नहीं। आपने प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन जो बिल्डर्स है, जो डेवलपर्स है, वो हर जगह पे नई नई साइट में डेवलप कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जब आप बेचने की सोच रहे हो, किसी भी व्यक्ति को बात कर रहे हो, और खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं नई प्रॉपर्टी लूँ। आपकी पुरानी प्रॉपर्टी कौन लेने के लिए इंटरेस्ट दिखाएगा? उनको लोन की भी सुविधा मिल रही है। तो प्रॉपर्टी बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और सही दाम नहीं निकल पाता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पैसा आप इतने सालों से इसके अंदर फंसा रहे हो ना, उसकी लिक्विडिटी आपको नहीं मिलती। अगर आपको सडनली डिसीजन लेना है कि मैं प्रॉपर्टी बेच दूंगा और यहाँ इस पैसे को मैं कहीं यूज कर लेता हूँ, अच्छा मौका मिल रहा है, वो चीजें पॉसिबल नहीं होती। तकरीबन 1 साल से मैं कोशिश कर रहा था, तब जाके मैंने प्रॉपर्टी बेची, वो भी कम दाम में बेची है। कोई अच्छा भाव उसका नहीं मिला मुझे। और सारा कैलकुलेशन करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि 5.8% का सीएजीआर मेरा बन रहा है। फिक्स डिपॉजिट में भी अगर मैं रख देता तो 6% 7% का ब्याज मुझे मिल जाता, विदाउट टेंशन मिल जाता। कोई होल्डिंग की जरूरत नहीं थी, कोई लोन की जरूरत नहीं थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। तो हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय या मकान का डिसीजन लेते समय 3 चीजें ध्यान रखिए। एक तो मकान ऑन सर्विस मत लीजिए। जहां रिटायरमेंट होने के बाद में आपका सेटलमेंट हो रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ अगले 20 साल तक रहूंगा, उसी जगह पे आप मकान बनाइए।
शान से बनाइए, बंगलो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आपका फ्यूचर वहां पर है। दूसरा, लोन जब तक हो सके इग्नोर कीजिए, लोन लेने की कोशिश